हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जितने भी सब्जेक्ट्स की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं अपने सिंपल नोट्स के जरिए। आज हमारे पास जो एक चैप्टर शुरू हुआ है कैपिटल गेन, इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन, उसका पार्ट 4 हम आपके पास लेकर आए हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे एग्जेम्पशंस की। सेक्शन 54 के अंदर जो एग्जेम्पशंस दी जाती हैं, वैसे तो अगर बात करी जाए इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन उन्हें सिंपल वे में कैसे प्रेजेंट करा जाए, कम से कम दिखाकर कैसे प्रेजेंट करा जाए ताकि आप मोटिवेट हो इस चैप्टर को करने के लिए, वही हमारी कोशिश है। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पशन सेक्शन 54 की, तो ये करीब 9 एग्जाम्पशंस है, लेकिन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस है वही डिस्कस करी है, क्योंकि हमें पता है कि 9 एग्जाम्पशंस याद नहीं हो पाती हैं, तो हमने जो 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है वो आपके साथ डिस्कस करी है। बाकी आपकी बुक्स में बाकी की एग्जाम्पशंस 3 आपको मिल जाएंगी, वहां से आप रीड कर सकते हैं। बिल्कुल रीड करने का और नोट्स बनाने का तरीका बिल्कुल ऐसे लीजिएगा जैसे हमने आपके सामने भी प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये एग्जाम्पशन किस रिस्पेक्ट में है? देखिए, जब आपका गेन हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कुछ केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जो ये गेन अर्न किया है इसे हम फर्दर कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं, राइट। जब वो इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट इसे टैक्सेबल करे। तो ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ एग्जेम्पशंस हैं इसके अंदर 54 के अंदर, कि जो आपका गेन है वो पूरे तरीके से क्या हो सकता है, एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बात करें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से और बात करें न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से, दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पशन 54, सेक्शन 54 सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर आपको सेक्शंस भी याद करनी है बच्चों, राइट। तो सेक्शन 54 की जो एग्जाम्पशन है वो है सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यानी एक इंडिविजुअल और एचयूएफ। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये एग्जाम्पशन सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिली हुई है। तो अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने अपनी कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ट्रांसफर के अंदर सेल भी आता है, कंपल्सरी एक्विजिशन भी आता है, राइट। तो आपके पास किसी ने भी, अगर आपके पास अपनी प्रॉपर्टी सेल या फिर कंपल्सरी एक्विजिशन या एक्सचेंज, जो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन आपके पास इस चैप्टर में बताई गई है, तो सिंपल लैंग्वेज में सेल करी, ठीक है। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और सेल करने क्या करा उसने, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और उसको अर्न हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो रिमेंबर दिस कि ये जो एग्जेम्पशन है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलेगी। तो किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ ने अपनी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी एंड उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और उसने जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये इन्वेस्ट कर दिया परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो उसको सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी, राइट। अब ये स्पेसिफाइड पीरियड क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने ये सेक्शन 54 समझा। अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करता है और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अपने लिए फिर से एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने में लगा देता है स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो उसे सेक्शन 54 के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अभी स्पेसिफाइड पीरियड क्या है? अगर उसने घर खरीदना है, या तो उसने बेचा ही इसीलिए है कि उसने एक साल पहले घर खरीद लिया था, तो जब डेट ऑफ ट्रांसफर हुई है, जिस दिन सेल हुआ उससे एक साल के अंदर अंदर उसने घर खरीदा था, तो भी वो ये एग्जेम्पशन ले सकता है, यानी अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करा सकता है। या फिर जब उसने ये सेल करी, डेट ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस दिन उसकी सेल हुई उसके 2 साल के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है। 2 साल के अंदर, 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या कह सकते हैं विद इन द 2 year डेट ऑफ ट्रांसफर। तो या तो डेट ऑफ ट्रांसफर यानी सेल के एक साल पहले उसने घर खरीद रखा था इसीलिए उसने ये घर बेचा है, तो भी वो एग्जाम्पशन ले लेगा सेक्शन 54 की। या जब उसने ट्रांसफर करा उसके 2 साल के अंदर अंदर उसने ये प्रॉपर्टी और खरीदी, राइट। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो डेट ऑफ ट्रांसफर यानी जब उसने सेल करी उसके 3 साल के अंदर अंदर उसको अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करा लेता है तो उसको सेक्शन 54 के अंदर ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो क्या है सेक्शन 54? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फिर से रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बनाने में या खरीदने में अगर लगा देता है, खरीद से एक साल पहले, सॉरी बेचने से एक साल पहले अगर कुछ खरीदा था, या बेचने के 2 साल के अंदर अंदर कुछ खरीदेगा तो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और जिस डेट को ट्रांसफर करा उसके 3 साल के अंदर अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मैम टिल देन भाई डेट ऑफ ट्रांसफर तो आज हो गई और कैपिटल गेन भी आज राइज हो गया, अब 2 साल लगेंगे उसको खरीदने में या 3 साल लगेंगे उसको बनाने में, तब तक इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ क्या किया जाएगा?
तो उसके लिए एक स्कीम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, ये एप्लीकेबल होती है। इसमें क्या होगा कि जो भी इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इसे इस अकाउंट स्कीम में जमा करा देगा, और जब जब उसको घर बनाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करा रहा है या खरीद रहा है, तो इस स्कीम से वो पैसा वो निकालता रहेगा। इज इट ओके? तो यहां पर उसको ये पैसा जमा करा देना है अगर वो चाहता है 54 की एग्जेम्पशन लेना। तो अब मान लीजिए कि वो कहता है कि जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए मुझे तो सारी एग्जेम्पशन चाहिए, तो गवर्नमेंट उस टाइम आपको एग्जेम्पशन दे देगी सेक्शन 54 के अंदर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं तो घर बना रहा हूँ, और इस अकाउंट में आप पैसे भी जमा करा देंगे। जब जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो जो पैसे आप यूज करना चाहते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से, आप निकालते रहिए, राइट। अब अगर 3 साल का पीरियड आपको मैक्सिमम दिया गया ना घर खरीदने बनाने तक का, अगर 3 साल की एक्सपायरी के बाद भी इस अकाउंट स्कीम में पैसा पड़ा हुआ है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानकर जो है टैक्सेबल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मैक्सिमम 3 साल दिए गए थे। ठीक है जी। चलिए, अब मान लीजिए कि आपने एग्जेम्पशन ले ली, जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, आपका मान लीजिए 20 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, और आपको एग्जेम्पशन भी मिल गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। लेकिन आप बड़े चालाक निकले, आपने क्या किया, जो नई प्रॉपर्टी खरीदी है उसे विद इन 2 ईयर बेच दिया। नई प्रॉपर्टी खरीद कर, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ प्रॉपर्टी खरीद ली, तो खरीदने के 2 साल के अंदर अंदर आप बेच देते हैं। तो ऐसा तो एक इन्वेस्टर तो नहीं करता ना, ऐसा तो एक ब्रोकर करेगा या डीलर करेगा। तो अब डीलर थोड़ा ना है, और ये एग्जेम्पशन जो है वो डीलर्स को नहीं दी गई है, ये रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वाले बायर को दी गई है। तो अगर बात करी जाए न्यू इन्वेस्टमेंट की, तो जो नई हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसका लॉक इन पीरियड है 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल तक आपने वो प्रॉपर्टी अपने पास होल्ड रखनी है। यानी अगर आपने 3 साल के अंदर वो प्रॉपर्टी बेच दी, अगर आपने लॉक इन पीरियड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो ध्यान रखिएगा आपकी एग्जेम्पशन आपसे वापस ले ली जाएगी और उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा इन दैट ईयर जिस साल आप उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे, राइट। तो आपके पास सेक्शन 54 किस बारे में है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और फिर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली या बना ली। तो खरीद के लिए टाइम पीरियड है 1 साल पहले खरीद लो या 2 साल के अंदर खरीद दो बेचने के, या फिर कंस्ट्रक्ट करानी है तो बेचने के 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करा लो। अगर ऐसा है तो आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दो, और जब जब आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे की जरूरत हो रही है उस अकाउंट से पैसा निकाल लो। अगर आप उसमें से पैसा नहीं निकालते 3 साल के पीरियड में, तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानकर टैक्स अथॉरिटी टैक्सेबल कर देगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सेक्शन 54 में, अगर आपने जो नई एसेट खरीदी है उसे 3 साल तक अपने पास होल्ड नहीं रखा, तो जो एग्जेम्पशन आपने भी ली थी वो एग्जेम्पशन फर्दर टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। फिर हम बात करते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B की। इसमें बेची गई है एग्रीकल्चर लैंड, और खरीदी भी एग्रीकल्चर लैंड जानी चाहिए, राइट। और एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए आपको। कोई भी लैंड जो कम से कम 2 साल तक खुद एसएससी द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल करी गई, उसी को एग्रीकल्चर लैंड बोला गया है यहाँ पर, राइट। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एग्जाम्पशन है ये भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिली हुई है, हर किसी को नहीं मिली। तो कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है हमने T/F, ट्रांसफर करता है एग्रीकल्चर लैंड, और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इससे ऊपर वाले में सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। तो अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करता है और उससे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और वो उस गेन को फिर से एक एग्रीकल्चर लैंड को स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, और वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या है, जब उसने डेट ऑफ ट्रांसफर करा, जिस दिन भी उसने सेल करी उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर उसने एग्रीकल्चर लैंड फिर से खरीदने का विचार बना रखा है, तो वो सेक्शन 54B की अभी से एग्जाम्पशन ले ले, राइट। और इसके लिए उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में क्या करना पड़ेगा, पैसा जमा कराना पड़ेगा। और अगर वो 3 साल तक इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करता, तो जो भी ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अकॉर्डिंगली 3 साल बाद क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। और एक और बात, जो उसने ये एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है न्यू, जिसके रिस्पेक्ट में उसको 54B की एग्जाम्पशन मिली है, अगर उसने उसे 3 साल के अंदर बेच दिया, लॉक इन पीरियड जो नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदा है, अगर उसने 3 साल के अंदर बेच दिया, तो ये एग्जाम्पशन उससे वापस छीन ली जाएगी और टैक्सेबल कर दी जाएगी। क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हम ये सोच के कर रहे हैं कि आप उस एसेट को अपने पास रखना चाहते हैं। अगर आप उसे सेल परचेज करते हैं तो वो एसेट थोड़ा ना, वो तो गुड्स हो गया, राइट। वो तो आप रेगुलर बेसिस पे अर्न करते रहेंगे, फिर आप इस तरीके की एग्जाम्पशन तो बार बार लेते रहेंगे, आपका कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, तो ये गुड्स हो जाएंगे। तो क्लियर है 54B। कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर अपनी एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न करता है, और उस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को विद इन 2 ईयर एक न्यू एग्रीकल्चर लैंड बाय करने में लगा देता है, तो उसके पैसे वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दे।
और उसके पैसे से ही जब मर्जी विद इन 2 ईयर ये लैंड बाय कर सकता है। अगर वो कर लेता है तो डेफिनेटली उसका ये जो पैसा है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उतना अमाउंट इसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 5 लाख रुपए का है और जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड है वो 7 लाख रुपए का है, तो जितना इन दोनों में से लोअर होगा, ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट कितने की है, 7 लाख की, तो इनमें से जो लोअर है वही आपका एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर? तो लोअर अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं 5 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 54 में भी यही रूल था कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और न्यू इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, उनमें से जो लोअर है वही आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एग्जेम्पशन का अमाउंट आपके गेन से एक्सेस हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो सेक्शन 54, आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, इसीलिए आपको गवर्नमेंट 54 के अंदर एग्जेम्पशन दे रही है। 54 बी में आपने एक एग्रीकल्चर लैंड बेचा जिसे कम से कम 2 साल तक आपके द्वारा या आपके पेरेंट्स के द्वारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करा जा रहा हो, उसे बेचकर आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उसे 2 साल के अंदर अंदर आप एक नया एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर देती है, तो 54 बी की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। चलिए देखते हैं 54 डी। 54 डी में है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखिए गवर्नमेंट कई प्रोजेक्ट्स अपने चलाती रहती है, उस प्रोजेक्ट के चक्कर में मान लो रेलवे बन रही है या कोई भी और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसके केस में गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की लैंड या बिल्डिंग को, किसी के बिजनेस यूनिट को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। तो ऐसे केस में भी सेल ही माना जाता है कंपल्सरी एक्विजिशन को, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर कंपल्सरी एक्वायर करेगी और आपको कंपल्सरीली सेल करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो आपको कंपनसेशन के तौर पे मिलता है। तो जो आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिलता है वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होती है, राइट? तो ये जो एग्जेम्पशन है ये उसी के रिस्पेक्ट में है। तो कोई भी एसएससी हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, अगर उस एसएससी का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है लैंड और बिल्डिंग का, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि वो 2 साल से चला रहा था, 2 साल से उसमें इंडस्ट्रियल काम हो रहा था। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीकल्चर लैंड को एग्रीकल्चर लैंड तभी माना जाएगा जब उसमें 2 साल से, जब बेचा गया उसे 2 साल, विद इन 2 ईयर्स उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुई। अगर उस लैंड को खाली छोड़ रखा है तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेम, अगर ये जो कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग का, उसमें जब उसको बेचा गया, जब उसको कंपल्सरी एक्वायर करा गया, डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल पहले तक उसमें इंडस्ट्रियल काम हो रहा था, यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहा था, तो ऐसे केस में अगर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उसको कंपल्सरी एक्वायर करके जो कंपनसेशन मिली है, और वो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दोबारा से इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करने में लगा देता है, यानी इंडस्ट्रियल यूनिट खरीदने, इंडस्ट्रियल यूनिट की लैंड और बिल्डिंग खरीदने में लगा देता है, या परचेज या कंस्ट्रक्ट करने में लगा देता है, तो ऐसे केस में उसको जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 54 डी के अंदर क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो ये जो स्पेसिफाइड पीरियड है ये क्या है, जब उसको कंपनसेशन मिली है उसके 3 साल के अंदर अगर वो अपने लिए नई फैक्ट्री, नया लैंड बाय करता है तो उसको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। टिल देन ये पैसा उसे कहाँ जमा कराना है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में, और जब जब वो कंस्ट्रक्ट कराता रहे तो उस पैसे को इस्तेमाल करता रहे। अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कोई पैसा पड़ा रहा 3 साल के बाद तो उसे क्या कर दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानकर टैक्सेबल कर दिया जाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानकर टैक्सेबल कर दिया जाएगा, राइट? तो सेक्शन 54, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एग्जेम्पशन आपको उतनी मिलेगी जितना गेन और आपके नए कॉस्ट में से कम है। 54 बी, आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा और एग्रीकल्चर लैंड खरीदा और आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी अगर आपने उस पे 2 साल तक, बेचने के 2 साल पहले तक एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रखी होगी, और उसे भी आपने 3 साल तक नई एसेट को होल्ड करके रखना है। फिलहाल सभी में 3 साल का होल्डिंग पीरियड है, राइट? अब आ गई हमारी 54 ईसी की एग्जेम्पशन। इसमें क्या है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्टेड इन सर्टेन बॉन्ड। इसमें क्या हुआ, कोई भी एसएससी है, कोई भी एसेट है ना, कोई भी एसएससी है, यानी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी है, पार्टनरशिप है, लोकल अथॉरिटी है, अगर उन्होंने कोई भी एसेट बेची, यानी ज्वेलरी बेची या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची या कोई और प्रॉपर्टी बेची, जितनी भी हमने कैपिटल एसेट पढ़ रखी है, वर्क ऑफ आर्ट बेचा, कोई भी कैपिटल एसेट बेची, और उससे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ध्यान से सुनिएगा, एनी एसएससी ट्रांसफर एनी एसेट, और अर्न क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसके 6 महीने के अंदर, ध्यान रखिएगा बहुत कम पीरियड है इसके अंदर, 6 महीने के अंदर जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने इनमें इन्वेस्ट कर दिया, एनएचएआई के बॉन्ड्स या फिर रैक के बॉन्ड्स या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड या कोई स्पेसिफाइड बॉन्ड आपको मेंशन। एनएचआई की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और रैक की फुल फॉर्म है आपके पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप इन तरीके के बॉन्ड्स में
इन्वेस्ट कर देते हैं 6 महीने के अंदर जब आपको गेन हुआ है, तो आपको 54 EC की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन है इसमें 50 लाख रुपीस की है और इसमें आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा नहीं कराना, क्योंकि इसमें आपको बहुत कम पीरियड दिया गया है री इन्वेस्ट करने के लिए, 6 महीने, राइट। अगर बात करी जाए लॉक इन पीरियड की, तो जो आपने ये बॉन्ड्स खरीदे हैं इन्हें 3 साल तक आपने अपने पास रखना है। अगर आप इन्हें 3 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो कैपिटल गेन जो आपको इन बॉन्ड्स को बेचने पर हुआ वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, और जो आपको ऊपर एग्जेम्पशन दी गई थी ना वो एसेट बेचने पर, वो एग्जेम्पशन भी आपकी वापस लेकर उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा, राइट। तो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 54 जिसके अंदर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचकर उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इंडिविजुअल और एचएससी को, इंडिविजुअली एचयूएफ को, और वो उस पैसे को फिर से एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देता है तो उसे एग्जेम्पशन मिल जाती है। 54B में एक एग्रीकल्चर लैंड को बेचकर, एक एग्रीकल्चर लैंड अगर वो खरीद लेता है विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाती है। फिर हमारे पास था 54D जिसमें कंपल्सरी एक्वायर करा है गवर्नमेंट ने, तो जो आपको कंपनसेशन मिली उस कंपनसेशन को आप 3 साल के अंदर एक नया लैंड और बिल्डिंग अपने इंडस्ट्रियल यूनिट के सेटअप करने में लगा देते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। 54EC थोड़ी सी अलग हो गई, इसमें आपने कोई भी एसएससी है और कोई भी कैपिटल एसेट बेचकर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और आप 6 महीने के अंदर इन स्पेसिफाइड बॉन्ड, एनएचआई के बॉन्ड, रैक के बॉन्ड या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और लॉक इन पीरियड याद रखिएगा, जो नई एसेट खरीदने हैं उनका लॉक इन पीरियड 3 ईयर है मैक्सिममली। अगर आप उस लॉक इन पीरियड में उसको बेच देते हैं तो ऐसे केस में आपका जो एग्जेम्पशन है वो आपसे वापस छीन लिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन है, ये थ्योरेटिकली भी एग्जाम में आती है, 54F की एग्जाम्शन। इसमें है ट्रांसफर एनी कैपिटल एसेट और इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस। तो जो 54 वाली थी उसमें हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची थी और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी। 54F उससे अलग कैसे है, इसमें आपने कोई भी एसेट बेची, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी ज्वेलरी बेची या फिर आपने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची, कोई भी और प्रॉपर्टी बेची, लेकिन आपने खरीदा क्या, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो भी आपको एग्जाम्शन 54F के अंदर मिल जाती है। लेकिन एग्जाम्शन फिर से किसको मिल रही है, इंडिविजुअल को, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो इंडिविजुअल खरीदेगा या एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी थोड़ा सा खरीदेगी ऑब्वियसली। तो इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा और उसको बेचकर इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वो एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देती है। स्पेसिफाइड पीरियड वही है, अगर उन्होंने बेचने के 1 साल पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी थी इसीलिए उसने उसने अपनी ज्वेलरी वगैरह बेची, तो आप देखिए कोई इंसान अपना गोल्ड बेच रहा है और उसको बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, और उसने वो शेयर या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सॉरी गोल्ड इसीलिए बेचा था क्योंकि उसने 1 साल पहले घर खरीदा था, उसका पैसा नहीं चुका पाया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उसको इस गेन की एग्जेम्पशन दे देगी। या फिर जब उसने सेल करी है उसके 2 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी खरीद ले, या फिर वही है जब उसने ये सेल करी डेट ऑफ ट्रांसफर उसके 3 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी बना ले, राइट। तो अभी हमने जितनी भी ऊपर एग्जेम्पशन करी उसमें ये होता था कि जितना भी आपका गेन है और जितनी आपकी एसेट होती थी उसमें से जो कम होता था उतनी एग्जेम्पशन आपको मिलती थी, राइट। लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन निकालने का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो इस पैसे को आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लगा दीजिए। एप्लीकेबल का मतलब यही होता है कि ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में लगा दिया जाएगा, जितना भी अनयूटिलाइज्ड रहेगा, जितना आप इसे यूज नहीं करेंगे 3 साल के अंदर, वो जाके टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसमें अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैसे निकालते हैं, जितना भी आपका कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा जो भी, इनटू इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट, जो आपने नई एसेट खरीदी है, अपॉन में नेट सेल कंसीडरेशन। ये कैसे निकलती है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को माइनस करने के बाद, राइट। इतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर, बस इतना याद रखिएगा कि नेट सेल कंसीडरेशन से इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो होना चाहिए लेस देन होना चाहिए नेट सेल कंसीडरेशन से। अगर मान लीजिए ये 15 लाख है और ऊपर वाला अमाउंट 17 लाख है, तो ऊपर आप 15 लाख ही लिखिए, ठीक है। और नीचे वाला अमाउंट अगर 15 लाख है और इन्वेस्टमेंट 14 लाख की है तो ठीक है, 14 लाख ओके, लेकिन ऊपर का अमाउंट कभी भी नेट सेल कंसीडरेशन से बड़ा नहीं होगा, राइट। तो 54F की एग्जेम्पशन क्या है, आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है, आपने कोई भी एसेट बेची है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर। फिर हमारी आती है लास्ट और सिक्स इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो 54GB के अंदर। इसके अंदर क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचता है और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर कर एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है जी। इंडिविजुअल या एचयूएफ अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचता है और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और उस पैसे को आईटीआर फाइल करने से पहले, इन्वेस्ट होल या पार्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले
अगर वो इक्विटी शेयर खरीद लेता है या न्यू प्लांटेड मशीनरी खरीद लेता है, सिंपल शब्दों में वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, तो ऐसे केस में उसका जो ये अमाउंट है 54 जीबी के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एलिजिबल कंपनी जो यहाँ शब्द लिखा गया उसका मतलब क्या है? एक तो वो इंडियन कंपनी उसने प्रीवियस ईयर में ही इनकॉर्पोरेट करी, खुद नई कंपनी खोली, मैन्युफैक्चरिंग का ही बिजनेस होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए, और उस एसएससी का खुद का 50% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होना चाहिए, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होनी चाहिए, तभी आपको 54 जीबी की एग्जेम्पशन मिलेगी। और जो भी उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या बिजनेस खोला, शेयर में इन्वेस्ट करा, 5 साल तक का लॉकिंग पीरियड है, अगर वो 5 साल के अंदर इन्हें बेच देता है तो एग्जेम्पशन उससे वापस छीन ली जाएगी। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन सेम बिल्कुल जैसे अभी ऊपर बताया हमने 54F के अंदर, जितना भी आपका कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट अपॉन नेट सेल कंसिडरेशन, ये वाला अमाउंट कभी भी नीचे वाले अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। अगर ज्यादा हो रहा हो तो उतना ही देना है जितना नेट सेल कंसीडरेशन है। मतलब अगर ये 15 लाख है और ये 17 लाख है तो आप ये 17 लाख नहीं लिख सकते, 15 लाख ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये 14 लाख है और नीचे वाला 15 है तो आप 14 लिखेंगे, यानी कम लिख सकते हो इसको, लेकिन नेट सेल कंसीडरेशन से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो डियर वैसे तो इसमें नो एग्जाम्पशंस हैं, लेकिन 6 एग्जाम्पशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमने आपके साथ डिस्कस करी है, क्योंकि हमारे जो वीडियोस के पीछे पर्पस है वो यही है कि आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कराए जाए ताकि आप कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा वाला जो पोर्शन है वो कर सके। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।